हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? सर हम अभी तो बहुत बढ़िया है। अब पेपर बिल्कुल बस आखिरी टॉपिक है। पेपर को बस अच्छे से देना है, हमारी तो यही इच्छा है। अब हमारी भी यही इच्छा है यार कि तुम अच्छे से पेपर दो और अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो। तो शुरू करते हैं इसी के साथ लास्ट टॉपिक, रैखिक प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, मेरा नाम नीरज झा। शुरू करें? सर प्लीज शुरू कर दीजिए। अब तो अंत कर दीजिए इसका शुरू करके। ठीक है भाई, अंत कर देते हैं। यार एक्चुअली में लीनियर प्रोग्रामिंग जो ये रैखिक प्रोग्रामर है ना, ये किस बात से डील करता है? कमर्शियल पर्पस से। जैसे मान लो कोई कुछ मान लो आपको बिजनेस करना है या कोई भी चीज है, आपके पास इन्वेस्टमेंट है किसी चीज की कि भाई ठीक है मेरे पास इतना ही अमाउंट है, यही इन्वेस्ट करना है। तो इससे मैं कितनी चीजें, जैसे मुझे 2 सामान खरीदने मान लो, है ना, तो वो 2 सामान खरीदे मैंने और मेरी जो इन्वेस्टमेंट है उसका यूज करा मैंने और मैंने सामान ले लिए। ठीक है, और उसको बेचने के बाद मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए, इस तरह की कोई सिचुएशन, इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है। पर बहुत ज्यादा कहानी में हम जाएंगे नहीं। देखो, हमें सवाल करने से मतलब है इस समय, तो हम सिर्फ उसी के ऊपर फोकस करेंगे। तो देखो क्या क्या चीजें होती है। सबसे पहला होता है फीजिबल रीजन। फीजिबल रीजन का मतलब एक्चुअली क्या होगा, सारी जो समस्या होगी आपकी, उन सभी के निदान के लिए हम क्या करेंगे सर? हम सरल रेखा बनाएंगे। हाँ, जो भी मतलब समीकरण को इक्वेशन लिखेंगे, उस इक्वेशन लिखने के बाद उसको ऐसे ग्राफ पेपर पे, ग्राफ पे ऐसे, ग्राफ पेपर नहीं अपनी कॉपी में ही ऐसे बना लेंगे। बनाने के बाद कुछ इस तरह से जो दिख रहा है ना आपको, ये एनसीईआरटी में से ही लिया है, तो ऐसा कुछ दिखेगा। अभी आपको सवाल के साथ ना सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, अपन बहुत ज्यादा कहानी में नहीं जाएंगे। देख लीजिए, इधर बोल रहा है कि सुसंगत क्षेत्र, फीजिबल रीजन क्या होता है? फीजिबल रीजन होता है जैसे ये जो रीजन है ना, ये वाला, ये जो नीले रंग से बना हुआ है, ये फीजिबल रीजन है। ओ ए बी सी लिखा हुआ है ना, क्षेत्र ओ ए बी सी छायाकृत समस्या के लिए सुसंगत क्षेत्र है। जो भी समस्या दी हुई है, कोई समस्या दी गई थी, अपने को नहीं पता अभी क्या दिया गया था, पर मैंने इसको ऐसे बना दिया, तो यहाँ पे ये जो ये नीले रंग से रेखा दिख रही है ना, ये सुसंगत क्षेत्र है, फीजिबल रीजन। ठीक, उसके बाद आता है सुसंगत हल, फीजिबल सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशंस जो मिलते हैं इसके, वो एंड पॉइंट्स पे मिलते हैं। फिलहाल हमें यही पता है, हम यही देखेंगे कि अंतिम बिंदु जो इसके कॉर्नर पॉइंट है, एंड पॉइंट मतलब कॉर्नर पॉइंट, जो यहां 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 मिल रहा है, वहां पर हमको सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो हमें उस हिसाब से चीजें ध्यान रखनी है। तो ये बोला सुसंगत हल, बोल रहा समूह क्षेत्र के अंत भाग तथा सीमा के सभी बिंदु व्यवरोधों में के सुसंगत हल कहलाते हैं। ठीक है, तो हमें जो है कॉर्नर पॉइंट देखना होता है। जैसे इसने बोला 10,50, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। ठीक है, यस सर, बिल्कुल सही है सर। अब जरा सवाल करेंगे तभी मजा आएगा, तभी आपको चीजें क्लियर होंगी। यहां लिखा है इष्टतम ऑब्लिक अनुकूलतम, मतलब सुसंगत हल, सॉल्यूशंस, फीजिबल सॉल्यूशंस, मैक्सिमम, मैक्सिमम या मिनिमम, मैक्सिमम या मिनिमम निकालना होता है किसी चीज। जेड कहलाता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या कहलाता है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। एक ऐसा फंक्शन जिस चीज को आपको बढ़ाना है, सबसे अधिक करना है या सबसे कम करना है, दो ही बातें आपको याद रखने योग्य है। क्या चीज? सबसे पहले हम ढूंढेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऐसा चीज जिसकी वैल्यू अधिकतम या न्यूनतम की जाए, जो समस्या का निदान करके दे दे। ठीक है, अरे समझ रहे हो ना सर? समझ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें z की वैल्यू निकालनी है। z मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, उसके तहत, उसके बिहाफ पे कुछ कंस्ट्रेंट्स दिए होंगे। कंस्ट्रेंट मतलब बाध्यताएं होंगी कुछ, भाई कुछ परेशानियां होंगी, उन परेशानियों के तहत हमें इसको मैक्सिमाइज करना है। भाई सभी कुछ अच्छा अच्छा तो होता नहीं है ना, मतलब सीधी सी बात यही है कि कोई काम शुरू करना हो या कुछ भी करना हो तो सभी कुछ थोड़ी ना फेवरेबल होता है। कुछ अनुकूल परिस्थितियां होती हैं, कुछ प्रतिकूल परिस्थिति मतलब होती हैं, तो उस हिसाब से हमें सॉल्यूशन ढूंढने होते हैं। तो z ढूंढूंगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन ढूंढूंगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे, इसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करेंगे। यही बोला है। सुसंगत क्षेत्र में कोई बिंदु जो उद्देश्य फलन, ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ना, इसको उद्देश्य फलन कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्देश्य फलन। उद्देश्य फलन कहते हैं, इसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। ठीक, चलिए अब हम शुरू करते हैं कहानी। सीधे सीधे सवालों से शुरू करते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। वैसे भी नहीं होगी दिक्कत, तो यार ये चैप्टर आसान है बहुत, है ना, और 6 नंबर का आपको मिलेगा ये पेपर में, तो इजी है, मतलब टॉपिक काफी डिफिकल्ट नहीं है, आसान है। ठीक, ग्राफीय विधि से निम्न रैखिक समीकरण को, निम्न रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या को
हल कीजिए। निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x प्लस 4y का अधिकतमीकरण, अधिकतमीकरण मतलब मैक्सिमाइज करना है इसको। अवरोध ये है और ये है। तीन बातें बताई गई हैं, कौन कौन सी? पहली बात बताई गई है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू। अब जैसे जैसे मैं बता रहा हूं आपको वैसे वैसे ही बनाइएगा, ध्यान से, है ना। सबसे पहले तो ये देख लीजिए, जो z आपको मैक्सिमाइज करना है उसको ऐसे डब्बे में बंद कर लीजिए। तो साइड में आप लिख दीजिएगा z बराबर 3x प्लस 4y। अच्छा, आप सोच रहे होंगे ना कि आप ये z सर ऐसा क्यों बनाते हो, इसके पीछे भी एक कहानी, कभी और डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल आप ये देख लो, z बराबर 3x प्लस 4y लिख के छोड़ दिया। ठीक, यस सर, छोड़ दिया। अब इसका अधिकतमीकरण करना है। अभी जो समस्या है हमारे पास वो ये है कि ये तीन कंडीशन दे रखी है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू। यहां पे हमने इसको ऐसा लिखा, यहां पे हमने x एक्सेस और y एक्सेस, ठीक, ये x अक्ष हो गई, ये y अक्ष हो गई। जरा एक चीज मैं आपको और समझाता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लो आपको कोई लाइन दी है, जैसे x प्लस 2y, x प्लस वाई ग्रेटर देन 3 है, मान लो x प्लस वाई ग्रेटर देन 3। इस लाइन को आप क्या, आप इस क्षेत्र को, इस रीजन को बना सकते? मैं आपसे ये पूछूं सर, 10वीं 12वीं 11वीं हमने पढ़ी है, 11वीं आपने पढ़ी है, सरल रेखा उसमें एक टॉपिक था, वहां पढ़ा भी है, मेहनत भी करी है, ये हमें आता है, आता है। अच्छा, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं, जैसे हो सकता है किसी को ना आता। हम क्या करते हैं, x प्लस वाई बराबर 3 बना लेते हैं। ये तो सभी को बनाना आता होगा ना, ये सभी को बनाना आता होगा, x प्लस वाई बराबर 3। अरे x प्लस वाई बराबर 3 तो सब बना लेंगे। चलो, आपने y को 0 रखा तो x 3 मिलेगा, 3,0, और अगर x को 0 रखोगे तो y 3 मिलेगा, 0,3। 0 रखा तो ये 3 मिला, और इसको 0 रखा तो ये 3 मिला, इसको 0 रखा तो ये 3 मिला, ऐसा हो गया। यहां से आपने एक रेखा बना दी, ऐसे कर बना दी। अब जो ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन का मतलब हुआ कि या तो इस रेखा के ऊपर वाला हिस्सा, या इस रेखा के नीचे वाला हिस्सा, या इस रेखा पर। तीन ही बातें हो सकती है यहां पर, इस रेखा के रिस्पेक्ट में तीन बातें हो सकती है, या तो इसके ऊपर वाला हिस्सा, या इसके नीचे वाला हिस्सा, या ये वाला हिस्सा। तो जब कभी भी आपको ऐसी प्रॉब्लम मिल जाए, आपको नहीं पता लगे कि ऊपर वाला हिस्सा लेना है या नीचे वाला हिस्सा लेना है, पहले तो आप इन सबको एक तरफ ले आओ, x प्लस वाई माइनस 3 ग्रेटर देन 0, आपने ऐसा लिख दिया, लिख दिया। अच्छा, लिखने के बाद अब आप यहाँ पे मान लो ये पॉइंट है 0 0 0 0, यहां रख दो, ये हो गया 0 प्लस 0 माइनस 3। ये ऋणात्मक आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, मतलब इस हिस्से की बात नहीं हो रही है, क्योंकि ये हिस्सा आपको नेगेटिव वैल्यू देगा, ऋणात्मक देगा। ये नेगेटिव आना चाहिए, मेरे को पॉजिटिव चाहिए, लेकिन ये हिस्सा क्या दे रहा है, नेगेटिव दे रहा है 0 0 रखने पर। यानी कि यहाँ पे जो भी बिंदु रखूंगा इस वाले पे, इस पे जितने भी बिंदु रखूंगा वो सभी नेगेटिव देंगे। तो मेरे को कौन सा क्षेत्र चाहिए, ये वाला क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र चाहिए सर, मुझे ये वाला क्षेत्र, तो मेरे लिए ये रीजन हो जाएगा। ठीक है, अब कोई तकलीफ, अब कोई तकलीफ नहीं है सर, अब ठीक है, अब भी बिल्कुल सही है। एक और जुगाड़ बता देता हूं, व्यवस्था बता दो सर। वैसे ये व्यवस्था ठीक है, दूसरी व्यवस्था ये है कि जब कभी भी y का गुणांक, y का कोएफिशिएंट गुणांक, y का गुणांक यदि धनात्मक है, यदि पॉजिटिव है, तो अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो ऊपर वाला हिस्सा होगा, और अगर लेस देन 0 होगा तो नीचे वाला हिस्सा। आप देख सकते हैं y का गुणांक पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, देखो ये देखो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, पॉजिटिव है, तो ऊपर वाला हिस्सा है। हालांकि ठीक है, अगर आपको वैसे नहीं, कोई लोड नहीं, टेंशन ना लो यार, तुम तो बस ऐसे याद रख लो, एक पॉइंट तो कोई सा भी एक पॉइंट ढूंढ ही सकते हो ना, तो जो यहाँ या तो यहाँ हो या तो यहाँ हो, उस पे जो भी आंसर आएगा पॉजिटिव या नेगेटिव, वही आंसर हम उस हिसाब से जज कर लेंगे कि भाई ऊपर वाला हिस्सा आएगा या नीचे वाला हिस्सा आएगा। चले सवाल पे चले, यस सर प्लीज सवाल पे चलिए।
सवाल ने बोला है ग्राफी विधि से निम्न रैखिक समीकरण को हल करना है। ठीक है भैया, अब देखो z बराबर 3x प्लस 4y। अच्छा, सबसे पहले x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x पॉजिटिव हो, मतलब आप देखो ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ठीक है। अच्छा, y पॉजिटिव हो, मतलब y पॉजिटिव हो, मतलब सफेद रंग से बना देता हूं, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ठीक। ये दोनों मतलब कॉमन अभी मुझे यही दिख रहा है, ये वाला हिस्सा दिख रहा है, और इसको और छेड़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है सर, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, अभी आपको समझाया था वैसे तो x प्लस वाई माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। तो मैं क्या करूंगा, एक रेखा बना लूंगा x प्लस वाई बराबर 4, x प्लस वाई बराबर 4 बनाया तो ये कोई पॉइंट आएगा मान लो 2,0 और ये पॉइंट आएगा 0,2। क्यों? क्योंकि अगर x को 0 रखा तो y 2 आएगा, और y को 0 रखा तो x 2 आएगा, और इसको जोड़ दिया। जोड़ने के बाद बताओ इस रेखा से ऊपर की तरफ जाओगे या नीचे की तरफ जाओगे? ऊपर की तरफ जाओगे या नीचे की तरफ जाओगे? कहां जाओगे सर? मैं बताता हूं, बताइए, आप बताइए। आपने बोला लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि आप इसमें मूल बिंदु रखो 0 0 0 0 रखोगे तो ये नेगेटिव मिलेगा, ऋणात्मक मिलेगा। रख दो ना यार 0 0, उठा के रखो यहां पे, तो क्या होगा 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 माइनस 4, नेगेटिव मिलेगा, यानी कि यही वाला हिस्सा बोल रहा है। इसका मतलब इसके लिए कौन सा हिस्सा बोल रहा है सर? इसके लिए हमें ये वाला हिस्सा बोल रहा है, ये वाला हिस्सा बोल रहा है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ कि मेरे लिए ये वाला पूरा रीजन, ये वाला पूरा हिस्सा आ रहा है, ये मेरा फीजिबल रीजन। कौन सा रीजन है? फीजिबल रीजन। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर, आ रही है सर। ये रीजन फीजिबल रीजन हो गया। कौन सा रीजन हो गया? फीजिबल रीजन हो गया, जहां से अब मैं सॉल्यूशन के बारे में सोच सकता हूं। ठीक, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, तीन ही कॉर्नर पॉइंट मिलेंगे। एक मिलेगा 0,2, एक मिलेगा 2,0 और एक मिलेगा 0 0। तो अब आपको क्या करना है? एक टेबल बनानी है। क्या बनानी है? ठीक, यहां लिखना है z बराबर 3x प्लस 4y, और अब यहां पे बिंदु डालिए 0 0 0 0 पे। इसका आंसर क्या मिलेगा? 3 प्लस 0 4 प्लस 0, 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0, यानी कि 0 मिला। अच्छा, उसके बाद 2,0 पे कितना मिलेगा? 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 0, यानी कि 6। उसके बाद 0 इंटू 2 पे कितना मिलेगा? ये मिलेगा 0। कुछ गड़बड़ कराया क्या? 0,2 नहीं, अच्छा अच्छा, एक मिनट, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। 0,2 नहीं आएगा, 0,4 आएगा ये। ठीक है यार, 0,4 आएगा। ठीक है, ये 4 आएगा बेटा। ये वाला पॉइंट हम मिटा देते हैं। ये 0,4 है, 4,0 है। अब ठीक है ना, 4,0 और 0,4, वो 2 नहीं है, वो 4 है, तो 4,0 इसको भी सही कर लेते हैं। 0,4, 0,4 ये पॉइंट, ठीक। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, मान लो ये ए है, ये ओ है और ये बी है। तो ये वैल्यूज वापस मुझे सही करनी पड़ेंगी। मैं कर लेता हूं 3 इंटू 4, 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4,0, 0,4, 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 0 यानी कि 12, और दूसरी बात 3 इंटू 0, 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 4 बराबर 16। अब आप देखिए 12 मिल रहा है, 16 मिल रहा है और 6 मिल रहा है, सॉरी 12, 16 और 0 मिल रहा है। बताइए आपको क्या निकालना था, मैक्सिमम या मिनिमम? सर मैक्सिमम, अधिकतमीकरण कर रहा था। इनमें कौन सी वैल्यू अधिकतम है ये बताइए? सर 16 अधिकतम है, ये मैक्सिमम, ये मैक्सिमम है। इसका मतलब x का मान 0 लेना पड़ेगा, y का मान 4 लेना पड़ेगा। ये मेरा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब जहां पर आपको अधिकतमीकरण करना था, तो z जो है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है, वो 0,4 पर मैक्सिमम हो रहा है, अधिकतम हो रहा है।
क्या अब आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या ये क्वेश्चन से आपको जो डाउट थे वो क्लियर हो गए कि कैसे निकाला जाता है? अभी आपको यहाँ पे, चलो अभी नहीं डिस्कस करते, अभी एक क्वेश्चन आएगा तब डिस्कस करेंगे, कुछ समस्या हो सकती है एक, ठीक है। फिलहाल हमने ये चीज सीख ली, ये समझ में आया आपको। कॉर्नर पॉइंट देखे, कॉर्नर पॉइंट देखे, चेक किया, काम हो गया, खत्म हो गया, कहानी खत्म। क्या ये कोई डाउट इसमें? सर इसमें तो कोई डाउट नहीं है, जान दो आगे, आगे जान दे। यस सर, जान दो सर, आगे जान दो। ठीक, आगे जान देते हैं, ये भी मैंने बता दिया। एक और सवाल कर लेते हैं इसी टाइप का, एक और क्वेश्चन जस्ट फॉर प्रैक्टिस, एक बार और हो जाए, फिर हम इसके जो प्रॉब्लम आपको एग्जाम में 5 नंबर की आएगी उस हिसाब से हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, ये है ग्राफी विधि से, इसको भी हल करना है। जल्दी से बताइए, यहाँ पे एक ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है, दो समीकरण दिए हैं, एक ये दिया है। अब की बार आपको, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, z लिख लिया आपने -3x + 4y। जी सर, अब मैं डायरेक्टली हल कर दूं क्या? यस सर, प्लीज हल कर दीजिए। अब मैंने यहां पर ये ग्राफ बना लिया, ठीक है। x > 0, y > 0, मतलब ये दोनों से तो मुझे पता लग गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब इधर और इधर जाऊंगा, ठीक है, इधर और इधर जाऊंगा। अब बस ये दोनों रेखा बनानी बच गई। x + 2y = 8, x + 2y बराबर, x + 2y <= 8, यानी कि मैंने बोला x + 2y = 8। आपको दिख रहा है वैसे तो y का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, मतलब जो भी रेखा बनेगी उससे नीचे की तरफ जाना होगा, ठीक है। और नहीं, अगर आपको समझ में आ रहा है, दिक्कत लग रही है, तो आप पॉइंट रख देना, 0 0 रख देना, देख लेना आप कहां पर आ रहा है, तो उस हिसाब से जाएगी। अच्छा, y 0 है तो x कितना है? 8 है, यानी कि 8, 0, और x 0 है तो y कितना है? 4 है, यानी कि 0, 4। ये दोनों हो गया, तो ये लाइन बन गई कौन सी? ये कौन सी लाइन बन गई? अरे, ये वाली लाइन बन गई हमारी x + 2y = 8, ये लाइन बन गई, ठीक, बना लिया। अच्छा, इसके ऊपर का हिस्सा या इसके नीचे का हिस्सा? तो अभी मैं आपको बता देता हूं, इसके नीचे का हिस्सा होगा, इसके नीचे वाला हिस्सा, ठीक है। क्यों सर? क्योंकि <= 8 है और y का गुणांक पॉजिटिव है। अगर नहीं समझ में आ रहा, बोले सर नहीं समझ में आ रहा, कुछ मत करो यार, मूल बिंदु 0 0 उठा के रख दो। 0 0 उठा के रख दोगे तो वैसे भी दिख रहा है 8 से छोटा आएगा, मतलब नीचे वाला हिस्सा, ठीक है। यस सर, ठीक है सर, जान दो, आगे जान दो। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है कि 3x + 2y <= 8, 3x + 2y <= 12 है। तो अगर x 0 है तो y कितना है ये बताओ? x 0 है तो y है 12/2, यानी कि 6, y है 6, 0,6, और y 0 है तो यार ये तो मतलब अब लिखने की तो जरूरत नहीं है ना यार, इतना मतलब इतना रहम खाओ यार मजलूम पे यार, मतलब ठीक है ना। तो ये x की जगह अगर आपने 0 रखा तो y 6 आ गया, y की जगह 0 रखा तो x 4 आ गया, y की जगह 0 रखा तो x 4 आ गया, तो 4,0, मतलब ये रेखा ऐसी बनेगी। अब इससे ऊपर जाना है या नीचे जाना है? बोलो सर, इससे भी नीचे जाना है, <= 8। ये हो गया 3x + 2y = 12, यानी कि ये वाली वैल्यू आ गई 3x + 2y = 12। इससे भी नीचे आना है, यानी ऐसे आना है। तो मतलब फिजिबल रीजन इस बार बोल दो बेटा, आपकी बार सर, आपकी बार ये वाला सवाल हो गया ना। तो ऐसे मैंने इसको रंग दिया, ठीक है। अच्छा लगता है कभी कभी नहीं ऐसे रंगने में, है ना। तुम इम्तिहान में ऐसे रंगो चाहे नहीं रंगो, लेकिन अगर आपने ये पेन से शेड भी कर दिया ना, ठीक है, ठीक है, इतना समय नहीं होता यार, और सवाल करेंगे या रंगते ही रहेंगे। अच्छा सर, लेकिन पता है एक दिक्कत है। मैंने कहा बताओ क्या दिक्कत है? बोले सर मैं एक बात बताऊं। मैंने कहा बता भाई क्या दिक्कत है? बोले सर ये वाला पॉइंट कैसे निकालेंगे? भाई एकदम गधा हो क्या यार, ये बताओ। सर एकदम नहीं है, थोड़े बहुत हैं, आधे अधूरे हैं, इन प्रोसेस हैं। अच्छा कोई बात नहीं, देखो आप इस लाइन को और इस लाइन को हल कर लो ना भाई। 3x + 2y, 3x + 2y = 12 और x + 2y = 8 को हल कर लो बेटा। 3x + 2y = 8 और x + 2y को हल कर दो, घटा दो, तो 2x = 4, यानी कि x का मान 2 आ जाएगा। यदि x 2 आएगा तो y कितना आएगा? यहां रख दो 2, तो 8 - 2 6, 6/2 3 आएगा, तो 2,3 आ जाएगा। चेक कर लो।
3 2 जा 6 और 6 12 और 3 2 जा 6 प्लस 2 8, बिल्कुल सही है। 2,3 आप। अब 4 बिंदु मिले, एक ये मिला, एक ये मिला, एक ये मिला, ओ ए बी और सी मिले। 4 बिंदु मिले जहां पर आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, सॉरी मिनिमाइज करना है, न्यूनतमीकरण करना है। क्या करना है, न्यूनतमीकरण। तो मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज, न्यूनतमीकरण करना है। क्या करना है सर, न्यूनतमीकरण करना है, मिनिमाइज करना है। तो कैसे करेंगे, बस सर आप बता दीजिए, सर ये वाला सवाल बता दीजिए, फिर बाकी सवाल हम खुद से कर लेंगे। कर लोगे, कर लेंगे सर, एकदम कर लेंगे, जान दो आप तो आगे जान दो। अच्छा, -3x + 4y, अब हमने यहाँ पे लिखा z, यहाँ पे लिखा पॉइंट्स, ठीक है, पॉइंट्स लिखे 0,4, फिर लिखा हमने 0,0, फिर लिखा 4,0, 4,0 है ना, 4,0, और आखिरी में कौन सा पॉइंट है, 2, अब जरा चेक कीजिए फटाफट सारे बिंदुओं पर क्या हो रहा है। 0,4 पे x0 y4 तो 16 हो गया, 0 0 पे 0 हो गया, 4 3 जा 12 माइनस का 12 हो गया, और 3 2 जा 6 -6 प्लस 4 3 जा 12 है ना, 12 -6, 12 -6 तो 6 आ गया। यानी कि क्या आंसर आएगा, मिनिमम, न्यूनतम क्या है इनमें से न्यूनतम क्या है, कौन सा न्यूनतम है सर, ये वाला न्यूनतम है, ये मिनिमम है, न्यूनतम है। इसका मतलब क्या सर, इसका मतलब ये कि ये सवाल हो गया, हो गया, -12 आएगा, हो गया क्या सर, बिल्कुल हो गया, एकदम सही बात है, पक्की बात है, एकदम पक्की बात है सर, ये सवाल समझ में आ गया, हो गया। ये दोनों बात समझ में आई आपको, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना कि कैसे मैक्सिमाइज करते हैं, कैसे मिनिमाइज करते हैं, सरल रेखा कैसे बनाते हैं, और पॉइंट कैसे कैसे लेते हैं। अभी एक और कंस्ट्रेंट दे देता, एक और बात बोल देता, तो फिर हो सकता है कुछ और रीजन बनता, और भी बातें बोल सकता है, जितनी मर्जी बातें दे दो यार, अगर हमें चीजें आती हैं तो हम सॉल्व करके बता देंगे। और क्या क्या आपको कोई समस्या सर, कोई भी समस्या नहीं है, आप तो जान दो आगे, आगे जान दे, यस सर आगे जान दो। अगला सवाल, सवाल क्या है, बेसिकली इन 3 बातों पर आधारित रहती हैं चीजें। कौन कौन सी बातों, उत्पादन संबंधी समस्याएं, आहार संबंधी समस्याएं और परिवहन संबंधी समस्याएं। एक्चुअली इन जगह यूज करते ज्यादातर, ठीक है, कि भाई आपको एक कंपनी में उत्पादन करना हो, कि भाई मशीनों के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है कि भैया ये इतना ही काम करेगी, ये इतना ही काम करेगी, ये आदमी 8 घंटे ही काम करेगा, ये 16 घंटे काम करेगा, है ना। ऐसा तो नहीं है कि भाई पूरे पूरे टाइम दिन भर लगे रहेंगे, ऐसा नहीं होता। तो कंस्ट्रेंट्स होते हैं, समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं के साथ आपको मैक्सिमम आउटपुट देना पड़ता है। जैसे अब आप सोच रहे होगे ना, आप अपना एग्जाम देने के कगार पे हो, है ना, अब जल्दी ही आपका एग्जाम आने वाला है, तो अब आपके ऊपर कंस्ट्रेंट क्या लगा हुआ है कि यार अगर मान लो कुछ पढ़ा ही नहीं है साल भर, तो जो चीजें इंपॉर्टेंट है काम की है वही पढ़ के हम मैक्सिमम आउटपुट देने की कोशिश करें। यही करते हो ना यही करते हैं जो नहीं पढ़ाई करते साल भर, यही यही ये ठीक है यार, ये जो अपन कम समय में जितना ज्यादा कर सकते हैं वही करेंगे, तो उस हिसाब से बेसिकली ठीक है, ऐसा रहता है। अब रहा उत्पादन संबंधी, आहार संबंधी और परिवहन संबंधी समस्याएं। चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके सवाल करते हैं। ये एक बढ़िया सवाल है, एक लड़की है रेशमा, बहुत अच्छी बात है। हुंदो क्या दिक्कत है, उसको 2 प्रकार के भोज्य पी और क्यू को इस प्रकार मिलाना चाहती है, ठीक है, आप मदद करेंगे, यस सर बिल्कुल मदद करेंगे। अच्छा, कि मिश्रण में विटामिन अवयवों में 8 मात्रक विटामिन ए, एक्चुअली 8 मात्रक विटामिन ए मतलब यहां पर दिया होगा कम से कम, कम से कम, कम से कम 8 मात्रक विटामिन ए हो, और यही चीज कम से कम 11 मात्रक विटामिन बी, ऐसा दिया हुआ है। एक्चुअली सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के आपको चीजें क्लियर होंगी। 11 मात्रक विटामिन बी हो, ठीक, और भोज्य पी की लागत ₹60 पर केजी, और भोज्य क्यू की लागत 880 पर केजी है, बहुत अच्छी बात है। भोज्य पी में 3 मात्रक विटामिन ए और 5 मात्रक विटामिन बी, जबकि भोज्य क्यू में 4 मात्रक विटामिन इतना इतना और 2 मात्रक इतना विटामिन। तो मिश्रण की न्यूनतम लागत ज्ञात कीजिए। देखो भैया, जो भी काम करेगा, जो भी भाई जिसको भी बिजनेस करना है, वो यही चाहेगा ना कि पैसा ज्यादा से ज्यादा मिले, खर्चा कम से कम हो। यही
यही हर आदमी की ख्वाहिश होती है। अरे तुम छोड़ो बिजनेस बिजनेस तो छोड़ो, तुम ये बताओ बच्चे को भी क्या लगता है पढ़ाई, कम से कम पढ़ाई करनी पड़े और नंबर ज्यादा से ज्यादा है, ऐसा होता है ना, लगता है। लेकिन पढ़ाई के रिस्पेक्ट में ये चीज फिजिबल नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आउट इनपुट देना ही पड़ेगा। ठीक है, रेशमा दो प्रकार के भोज्य पी और क्यू इस प्रकार मिलाना चाहती है कि अच्छा ठीक है भैया, आप देख लो भोज्य क्या क्या है। अच्छा सबसे पहले तो मुझे बताओ ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है आपका, किस चीज को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है। भोज्य पदार्थ ये मान लो पी है, आप ऐसे बनाओ टेबल, टेबल बनानी पड़ेगी, मतलब ये जो अपने पास भोज्य पदार्थ पी है, ये भोज्य पदार्थ क्यू, और इस भोज्य पदार्थ में कुछ विटामिन लग रहे हैं ए और कुछ विटामिन बी लग रहा है, लगने दो कोई बात नहीं, ऐसे बना लिया, विटामिन ए लग रहा है और विटामिन बी लग रहा है, मैंने ऐसे बना लिया। अच्छा आप बताओ भोज्य पदार्थ पी की लागत जो है वो 60 रुपए प्रति केजी है। मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, पी जो है वो x केजी लिया और Q जो है वो y केजी लिया, ताकि मेरी लागत न्यूनतम आए, कम से कम आए। ठीक है, मैंने ये ले लिया कि P को x केजी ले लिया और y को ले लिया, Q को ले लिया y केजी। ठीक, तो z जो आया, z जो आया ऑब्जेक्टिव फंक्शन आया, वो कितना आया वो बता दो। सर ऑब्जेक्टिव फंक्शन आएगा 80 पर केजी और 60 पर केजी, यानी कि 60x प्लस 80y, ये z आप, ये मुझे अधिकतम न्यूनतम ही करना है, मतलब मिनिमाइज करना है, सॉरी न्यूनतम लागत ज्ञात करनी है, कम से कम कितने पैसे लगे, है ना। तो ये एक हिसाब किताब मोटा मोटा लगा लिया गया। अब इस कहानी पे वापस चल, कहानी ये है कि वो बोल रहा है पी में विटामिन ए कितना लगेगा। पी में 3 मात्रक विटामिन ए, 3 मात्रक विटामिन ए और 5 मात्रक विटामिन बी लगता है। क्यू में 4 मात्रक विटामिन ए और 2 मात्रक विटामिन बी लगता है। और यहां पे आप एक ब्रैकेट लगा के कंस्ट्रेंट लिख लीजिए, कंस्ट्रेंट या बाध्यताएं, इसको हिंदी में आप बाध्यताएं भी लिख दीजिएगा तो भी चल जाएगा। बंदिश क्या है ना, क्या बाध्यता है, समझ रहे हो ना, समझ रहे बिल्कुल समझ रहे। कई बार होता है कंस्ट्रेंट होते हैं जीवन में आदमी के अलग अलग, है ना। जैसे भाई पहले आदमी घूमता फिरता है, जब शादी हो जाती है तो घूमना फिरना बंद हो जाता है, बहुत सारे कंस्ट्रेंट हो जाते हैं, हर चीज में रोक टोक हो जाती है वैसी ही बात यह है कि कंस्ट्रेंट है, ठीक है, 3, 4, 5 और 2। अब देखो आपने क्या किया, आपने बोला कि कंस्ट्रेंट का मतलब P जो है वो कितना कम से कम इस्तेमाल हो, 8, कम से कम 8 तो लेना ही है, और ये कम से कम 11 इस्तेमाल। यानी कि पहला कंस्ट्रेंट तो ये है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो और y ग्रेटर देन इक्वल टू। क्या ये बात आपको समझ में आती है, ये दोनों हमेशा पॉजिटिव हो। क्यों भाई यार, मतलब कैसी बात कर रहे हो यार, थोड़ी ना उसको खरीदना है सामान तो अगर वो पी नहीं ले, ये कुछ भी ना ले चलेगा, या कुछ भी पॉजिटिव चीज ले, ऐसा तो नहीं होगा कि -2 पी दे के चली जाए, नहीं होगा ऐसा। तो वैसे ही तो ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा ठीक है, विटामिन ए और विटामिन बी की बात करें तो कंस्ट्रेंट दूसरा वाला आएगा 3x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 8, और ये आएगा 5x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 11। ये दो कंस्ट्रेंट आते, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। क्या आपको कोई डाउट? सर कोई भी डाउट नहीं है, इसको सॉल्व कर लेंगे। 3x प्लस क्या लिखा है हमने, 3x प्लस 4y, नहीं 4y नहीं, विटामिन ए विटामिन बी, है ना, 4 है यहां पर 2 है, 4 क्यों, क्योंकि मात्रक ए विटामिन ए यूज हो रहा है। तो 3x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 8 और 5x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 11। ठीक, ये मेरे को सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे यहां से। आप फिर से देखिए, आराम से समझिए कि जो भोज्य पदार्थ हैं उसके लिए विटामिन ए 8 मात्रक चाहिए कम से कम, और विटामिन बी अपने को कितने चाहिए, 11 मात्रक चाहिए। ठीक है, कोई समस्या, कोई दिक्कत किसी को? सर कोई भी दिक्कत नहीं है, अभी तक तो हमें सारी चीजें क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। अगर अभी तक सारी चीजें क्लियर हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है। अब हम इसको सॉल्व करें, सर प्लीज सॉल्व कीजिए। अब हम इसको बनाएंगे अगले पेज पे।
ठीक, प्लीज अगले पेज पे बनाइए, अगले पेज पे बनाते हैं। ये देखो, अब मैं ये सब हटा रहा हूं, ठीक है, ये सब हटाया, ये भी हटाया, इस लाइन को मैं बना देता हूं। कहां बना दे सर? इसी तरफ बना दीजिए, इसी तरफ बना लेते हैं। ऐसा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आंसर आएगा। अच्छा, अगर y 0 है तो x की वैल्यू 8/3 है, ये रहा कहीं 8/3 कॉमा 0। और अगर x 0 है, x 0 है तो y की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 2 है, तो ये रहा कहीं 0,2। ये एक रेखा बन गई। इस रेखा के नीचे वाला हिस्सा या ऊपर वाला हिस्सा? सर ऊपर वाला हिस्सा, इस तरफ वाला हिस्सा। अभी नहीं बना रहा, अभी तो मैंने बस ये देख लिया कि इसके ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा। 5x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 11। x 0 होगा तो y 11/2 आएगा। कितना आएगा? 11/2। कुछ यहां कहीं आएगा, यह आएगा 0,11/2। और अगर y 0 होगा, y 0 हुआ है ना, तो x की वैल्यू 11/5, मतलब 2 पॉइंट कुछ, ये यहां पर कहीं आएगी। 3 2 जा 6, 2 पॉइंट ये कम आएगा, 8/3 ज्यादा आएगा, 11/5 कम आएगा, 11/5,0, यानी कि ये रहा। इससे ऊपर? यस सर, इससे भी ऊपर। मतलब जो फिजिबल रीजन है वो ये है। आप देखो ये रीजन, ये हिस्सा है कॉमन हिस्सा। सर अब तो आपने एक दिक्कत कर दी, बताओ क्या? सर पता है ये वाली जो प्रॉब्लम है ना, इसमें एक समस्या है। बताओ क्या समस्या है? समस्या ये है कि ये रीजन बाउंडेड नहीं है। बिल्कुल सही बात है। बाउंडेड मतलब समझ रहे हो? बाउंडेड मतलब आप समझ रहे हैं क्या सर? बाउंडेड का मतलब होता है ये हिस्सा जो है ऊपर की तरफ जाएगा, यहां जाएगा, सिर्फ इतना, के नीचे नहीं, यहां तक, ठीक है, यहां तक। बाउंडेड का मतलब ये होता है कि बंद नहीं है। अगर ये बंद होता है तो मैक्सिमम मिनिमम निकाल पाना काफी आसान होता है। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? यस सर, बिल्कुल समझ में आ रही है। तो ये रीजन फिलहाल बाउंडेड नहीं है? नहीं सर, बाउंडेड नहीं है। अब अगर बाउंडेड नहीं है तो इसका मतलब मेरे को ये पॉइंट्स सारे चेक करने पड़ेंगे। चेक करूं मैं सारे पॉइंट्स? यस सर प्लीज। अच्छा, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकालना पड़ेगा सर, वो बहुत ही वाहियात आएगा। निकाल लेते हैं, निकाल लेते हैं इन दोनों का इंटर। अच्छा, ये तो आपको समझ में आ रहा है ना कि मैंने ऊपर वाला हिस्सा क्यों लिया, ये वाले के ऊपर वाला हिस्सा और इसके भी ऊपर का हिस्सा। 3x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 8, मतलब मैंने दोनों लाइनों को सॉल्व कर लिया। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 8 और 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 11। और अब मैंने इसको सॉल्व करा तो इसको 2 से गुणा करके घटा दिया। 5 2 जा 10, 10 माइनस 3 7x बराबर 22 माइनस 8। 22 में से 8 गया तो मेरे ख्याल से 14 आ जाएगा, 14 आ रहा है, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 2, x की वैल्यू 2 आ गई, तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 3 2 जा 6, 6 माइनस 2 1/2 आ गई, तो 2,1/2 आ गई। ये पॉइंट कितना आ गया? 2,1/2। आप चेक कर सकते हैं 2,1/2। यहाँ पे ये 1/2 हो गया, ये 2 हो गया, 5 दूना 10 और 1 11, बिल्कुल सही है। ये पॉइंट आ गया 2,1/2। अब मुझे z की वैल्यू इन सभी बिंदुओं पर निकालनी। किस पे निकालनी है? इन सभी बिंदुओं पर z की वैल्यू निकालनी। निकालते हैं, निकालते हैं z की वैल्यू इन सभी बिंदुओं पर निकालते हैं, ठीक है। यस सर, बताइए सर। इसको हटा देते हैं और z की वैल्यू याद करते हैं सभी बिंदुओं। z ये रहा बेटा, ये रहा z, यहां लिखो, यहां लिखो z। अब देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है सर? वो है सबसे पहला पॉइंट 2, यहां से देखो 0,11/2। एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, 3 ही पॉइंट है। एक ऐसा मिल रहा है, एक ऐसा मिल रहा है और एक ऐसा मिल रहा है, ठीक। तो क्या क्या मिल रहा है? 0,11/2, 2,1/2 और 8/3,0। अब जरा देखते हैं कितनी वैल्यू आ रही है, बताइए। z का वैल्यू है कितना? 60x, 60x प्लस 80y,
60x, x की जगह 0, y की जगह 80, तो 2 काटोगे तो 4, तो 440 आ रहा है, 440 आ रहा है। यहाँ पे देखो 2 रख दिया x की जगह तो 120 और 40, 160, 160। अच्छा यहाँ पे 8/3 रख दिया तो 3 से कट करा इसको तो 2, 8 2 अच्छा ये भी 160 आ रहा है। ओहो यार ये तो बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात। आपने तो सोचा था कि सर ये तो अब 2 जगह आ गया, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब क्या होगा, 2 जगह आ गया 160 160। अब देखते देखते, जब ऐसी स्थिति आती है अनबाउंडेड रीजन मिलता है। अनबाउंडेड का मतलब जब रीजन, जब क्षेत्र, क्षेत्र अनबाउंडेड, ठीक है, जो घिरा हुआ नहीं, अनबाउंडेड मतलब जो घिरा हुआ नहीं हो, अनबाउंडेड हो, तब 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 क्या करेंगे, बहुत ध्यान से सुनना। जब भी अगर रीजन अनबाउंडेड आता है, ये सवाल मैंने इसलिए करा दिया कि कभी मान लो इस तरह का सवाल पटक दे आपको अनबाउंडेड वाला, तो कैसे करेंगे, ठीक है। सभी टाइप के एक एक सवाल हमने कर लिए हैं। तो अनबाउंडेड रीजन होगा तो जो क्षेत्र है वो अनबाउंडेड है इस बार, और 160 160 दोनों जगह न्यूनतम मिल रहा है। हम क्या करेंगे, जो इनइक्वेलिटी है ना जेड की जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, उसको सबसे कम मान से भी छोटा कर देंगे। क्या कर देंगे, सबसे कम मान से भी छोटा कर देंगे। मेरी बात फिर से ध्यान से सुनो, जब भी इनइक्वेलिटी ऐसी आएगी कि अनबाउंडेड क्षेत्र आएगा और मिनिमम की बात बोली होगी, तो उस संख्या से कम कर देंगे z को और एक और रेखा बना लेंगे। फिर देखेंगे क्या कोई कॉमन पॉइंट आता है कि नहीं आता है। अभी आपको फिर से समझाता हूं, अभी एक बार आपको ये वाली बात फिर से बतानी पड़ेगी। ठीक है सर बताइए, प्लीज बताइए सर। ठीक है भाई, अब देखो, अब हमने क्या किया, z को 60x प्लस वाई को 160 से भी छोटा कर दिया। क्या कर दिया, 160 से भी कर। तो z जो है लेस देन इक्वल टू 160, लेस देन इक्वल टू 160, 160। z है 80x प्लस 60y लेस देन इक्वल टू 160। तो क्या मैं इसको 0 0 0 काट दूं, या मेरे ख्याल से 20 से काट देते हैं ना, 20 से भी नहीं, चलो 8x प्लस 6y, पहले ऐसा कर लो सर। ठीक है, फिर यहाँ पे आ गया 4x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 8, मेरे ख्याल ऐसा आ रहा है ना, 2 से काटो तो 4x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 8 आ रहा है। यार ये असमीका तो आपने कहीं देखी है, 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 60x था, 60x था, 60x था, ये वाली वैल्यू है 60x प्लस 80y लेस देन इक्वल टू 160, यानी कि 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 8। ये असमीका तो आपने अभी थोड़ी देर पहले ये असमीका देखी थी, वो यही लाइन है, ये वाली लाइन गुलाबी रंग की, ये वाली लाइन है बेटा, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन। इससे नीचे वाला हिस्सा और इसके इधर वाला हिस्सा, इसके नीचे वाला हिस्सा, ये लाइन दे रही, ये लाइन, ये लाइन। इस लाइन में और इस रीजन में कॉमन क्या है, कॉमन हिस्सा, सर कॉमन हिस्सा ये हिस्सा कॉमन है। कहां कॉमन है, इस रीजन में, और कौन से रीजन में, जो हम पहले निकाल चुके हैं। पहले हमने ये निकाला था। अगर मैं इसको रंग दूं, रंग दीजिए सर, एकदम रंग दीजिए। यदि मैं इस रीजन को इस रंग से नहीं किसी और रंग से रंग दे, चलो इस रीजन से इस रंग से रंग देते हैं, इस रंग से मैंने इसको रंग दिया, ठीक। अब आप देखिएगा ध्यान से, आपको समझ आ जाएगा। ये वाली बात मैंने यहां रंग दिया, ये ऐसा रीजन है, क्या है, देखने में अच्छा लगेगा आपको। अब इसके ऊपर, अच्छा लो ये लो, रंग दो इसको भी, ठीक है। ये ऊपर वाला जो हिस्सा है इसके, इस हिस्से के साथ कॉमन बिंदु कहां मिल रहे हैं, सफेद रंग की रेखा पे मिल रहे हैं। कहां मिल रहे हैं सर, सफेद रंग की रेखा पे मिल रहे हैं, इस वाली लाइन पे मिल रहे हैं, इस वाली लाइन पे। जब भी ऐसा होता है, जब भी ऐसा होता है, इस सफेद वाली रेखा पे ऐसा करके कॉमन मिल जाए, तो इसका मतलब सभी सभी बिंदुओं पर
सभी बिंदुओं पर z न्यूनतम मिलेगा। क्या मिलेगा? न्यूनतम मिलेगा। मतलब अगर रेशमा ने इसको ऐसे हल किया, सॉल्व करा, सर रेशमा भाग जाएगी, ऐसे सॉल्व वॉल्व नहीं करेगी, ठीक है, लेकिन करना पड़ेगा ना उसको, अगर ऐसा बनाना है तो करना ही पड़ेगा ये सारी कहानी, ठीक है, इतनी रामायण है सर, ठीक है कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि सभी बिंदुओं पर न्यूनतम मान मिलेगा अगर आपके पास कॉमन इंटरसेक्शन आ रहा है, या कभी ऐसा होता कि केवल एक ही पॉइंट कॉमन होता इंटरसेक्शन में, मान लो ऊपर वाला कॉमन होता या नीचे वाला कॉमन होता या ये दोनों में से कोई एक कॉमन होता, तो वही मिल जाता, जो भी कॉमन होता वही मिल जाता। लेकिन यहां पे क्या है, पूरी लाइन कॉमन आ रही है, ये हिस्सा, तो ये हिस्सा, लेकिन ये हिस्सा कहां है, ये इसको लिखना पड़ेगा, यहां पे लिख लेते हैं। मतलब रेखा, ये कौन सी रेखा थी बेटा, ये थी 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 8 में कहां से कहां तक 2,1/2 और 2,1/2 और 8/3,0 8/3,0 के मध्य हिस्सा, ठीक है। इसके बीच में ये नहीं कि पूरे सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है, एकदम गधा हो क्या यार, ऐसे नहीं है, इधर ये भी सॉल्यूशन ले लो, ये भी ले लो, सब ले लो फिर तो, ठीक है। तो कौन सी चीज लेनी है, ये वाली लेनी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस रेखा पर आपने क्या किया, ये पॉइंट के बीच में जो क्षेत्र, जो लाइन का हिस्सा आ रहा है, वही मेरा सॉल्यूशन। क्या कोई डाउट? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल करते हैं, ठीक है सर, एक और सवाल करिए। एक कारखाने में टेनिस के रैकेट तथा क्रिकेट के बल्ले बनते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसका एक पार्ट मैं करूंगा, एक पार्ट आप कर लेंगे, बहुत ही इजी, खुद ही कर लेंगे, ठीक है, मैं बस ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना दूंगा। एक कारखाने में टेनिस के रैकेट तथा क्रिकेट के बल्ले बनते हैं, वेरी गुड, बनाओ। एक टेनिस रैकेट बनाने के लिए 1 से 5 घंटे यांत्रिक समय, अच्छा 1.5 घंटा, 1.5, 1.5 घंटा यांत्रिक समय तथा 3 घंटे शिल्पकार का समय लगता है। अब यार देखो, बल्ला वल्ला बनाओगे, क्रिकेट विकेट का बैट वैट बनाओगे, कुछ बनाओगे तो ऐसे ही चीजें लगेंगी, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि इतना समय लगता है एक क्रिकेट बल्ले को तैयार करने के लिए, 3 घंटे यांत्रिक समय तथा 1 घंटा शिल्पकार का समय लगता है। एक दिन में कारखाने में ऐसा कुछ बोला है कि भैया विभिन्न यंत्रों पर उपलब्ध यांत्रिक समय 42 घंटे। अरे बाप रे, उपलब्ध यांत्रिक समय 42 घंटे ही है और शिल्पकार का समय जो है वो 24 घंटे से अधिक नहीं। मतलब जो शिल्पकार है ना, वो 24 घंटे से ऊपर वक्त नहीं देगा, और जो ये है वो 1 घंटे से 3 घंटे यांत्रिक समय, सॉरी, यहां पर 42 घंटे से ज्यादा नहीं देगा यांत्रिक। मान लेते हैं आपकी बात, अब क्या करें, अब आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, अब हमको इसको Z को रैकेटों और बल्लों की कितनी संख्या में बनाया जाए ताकि कारखाना पूरी क्षमता से कार्य करे। अब यार यहाँ पे ना ऑब्जेक्टिव फंक्शन के बारे में सोचना पड़ेगा। अब ये इतना आसान नहीं है जैसे आप सोच रहे थे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहां पर क्या बनेगा, ध्यान से देखिए, कारखाना अगर अपनी पूरी क्षमता से काम करेगा, इसका मतलब क्या होगा, जो Z होगा, Z वो मैक्सिमम होना चाहिए, यानी कि x प्लस वाई Z होना चाहिए। x मतलब ये बैट है, बल्ले हैं, और ये क्या है, ये है बल्ले, और ये क्या है, रैकेट। क्या है ये, रैकेट, ठीक है। ये क्रिकेट बैट है और ये रैकेट। मैंने बोला कि क्रिकेट बैट जो है वो एक्स बनते हैं और रैकेट जो है वो वाई बनते हैं। ये ज्यादा से ज्यादा बने तभी तो कंपनी जो है, जो कारखाना है, वो मैक्सिमम आउटपुट देगा। ऐसा ही होगा ना यार, कारखाना मैक्सिमम आउटपुट तभी तो देगा। यस सर। अब इसमें जो कंस्ट्रेंट्स हैं, कहानियां हैं, वो लिखते हैं। पहली कहानी है कि एक टेनिस के रैकेट और बल्ले बनते हैं। टेनिस के रैकेट बनाने के लिए 1.5 घंटा यांत्रिक समय और शिल्पकार समय। ये है बल्ले, ठीक है, क्रिकेट बैट के लिए ये बल्ले है, और ये है रैकेट। इनके लिए क्या क्या समय लगते हैं भैया, इनके लिए लगता है यांत्रिक और शिल्पकार। मुझे थोड़ा सा ना, बल्ले को बैट लिख दूंगा, चलेगा क्या, ठीक है, चल जाएगा, मतलब लिख दीजिए सर, कोई बात नहीं। ये बैट है और ये रैकेट है,
रैकेट, और यहाँ पे यांत्रिक समय, इंजीनियरिंग यांत्रिक, और क्या है, और यांत्रिक के बाद शिल्पकार है ना, यहाँ पे शिल्पकार, शिल्पकार। अब यहाँ पे कंडीशन, कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट, यांत्रिक समय कितना लगता है एक बैट के लिए, एक टेनिस, पहले एक टेनिस रैकेट के लिए, टेनिस रैकेट के लिए 1.5 घंटा यांत्रिक समय तथा 3 घंटा, 1.5 घंटा यांत्रिक समय तथा 3 घंटा इसके लिए लगता है रैकेट में। क्रिकेट बैट में तैयार करने में 3 घंटा यांत्रिक समय, 3 घंटा यांत्रिक समय और 1 घंटा शिल्पकार का समय लगता है। इसका 1 घंटा शिल्पकार का समय, मतलब इसमें कारीगरी ज्यादा होती है। रैकेट में वो देखते भी होगे यार, जो बैडमिंटन के रैकेट या टेनिस के रैकेट बनते हैं उसमें कारीगरी ज्यादा करनी पड़ती है ना। बैट में तो क्या है, ऐसे मार दिया हो गया, बन गया बैट, ठीक है। अब आगे कंस्ट्रेंट क्या है कि इसके पास उपलब्ध कितने हैं, 42 घंटे, ठीक है। यांत्रिक वाला समय 42 घंटे, शिल्पकार के पास है 24 घंटे, ठीक। अब इन्हीं में से कंस्ट्रेंट बनाने हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ये मैंने टेबल बना ली। टेबल बनाने के बाद अब कुछ नहीं हुआ, अब सवाल का हो गया पोस्टमार्टम। कैसे हुआ सर? यार गधा एकदम, देखो सवाल पोस्टमार्टम होगा, खत्म हो गया ना सवाल, वो यही तो कह रहा है, यही बना लिए। अच्छा आप देखो, बैट जो है वो हमने माना एक्स बने और रैकेट जो है वो बने वाई, तो आप बताइए बैट के लिए क्या करें। मैं ना यहाँ पे कंस्ट्रेंट लिख दे रहा हूँ यार, ठीक है, क्योंकि इसी पेज पे करूंगा तो ज्यादा बेटर है। अगले पेज पे हम उसको सॉल्व करेंगे। बैट बने एक्स और रैकेट बने वाई, तो यांत्रिक समय जो है वो 3x प्लस 1.5y लेस देन इक्वल टू 42 आए। ये पहला कंस्ट्रेंट। दूसरा कंस्ट्रेंट जो आएगा वो आएगा x प्लस 3y, रैकेट के लिए y है ना, बैट के लिए 1 घंटा लगा तो x बैट के लिए x आवर्स, 3 घंटे लगे तो y के लिए y आवर्स, 3y लेस देन इक्वल टू 24 या 24 से कम। और आपको पता ही है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। यार प्रैक्टिकल फिजिबल बातें कर रहे हो ना, तो ऐसा ही तो होगा। ऐसा थोड़ी होगा कि -4 बैट बना दिए, लो भाई देख के जा रहे हो बैट उसको, ऐसा थोड़ी कर रहे हो क्या? नहीं सर ऐसा तो नहीं कर रहे ठीक है, एक मिनट ऐसा तो नहीं कर रहे आप? यस सर। अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे, कर लेते हैं। ये है ये है 3x प्लस 4y, 3x प्लस 1.5y बराबर 42। तो पहला है, मैं लिख लेता हूं 3x प्लस 1.5y लेस देन इक्वल टू 42। तो यार इसको 1.5 से काट दो, ये हो जाएगा 2x प्लस y लेस देन इक्वल टू 15, 42/15 करोगे, मान लो 1.5 है, 3 से काट करके डबल कर दो, तो 3 से अगर मान लो आपने इसको कट करा है ना 28 आएगा। ये कितना आएगा? 28 को 1.5 गुना कर लो तो 42 ही आएगा। अब ठीक है यार, कैलकुलेशन है, मतलब इतना मत सोचो, है ना। ठीक है सर, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 24, x प्लस 2y ना कि 3y, x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 24, 3y लेस देन इक्वल टू 24। ये दोनों रीजन बना लेते हैं, बना लीजिए। बना ले सर, प्लीज बना लीजिए। पहला वाला रीजन जो आएगा उसके लिए अगर आप देखें तो दोनों में y का कोएफिशिएंट पॉजिटिव, मतलब नीचे की तरफ जाना है हिस्सा, ठीक है। y 0 किया तो x की वैल्यू कितनी आई? 28/2 मतलब 14, x की वैल्यू आई 14, ये आ गया 14,0। और x 0 किया तो y आया 28, बहुत ज्यादा बड़ा आएगा, 0,28 यही लिख दो, ये बना लिया। ये आपको पहला मिल गया, कौन सा मिल गया? 2x प्लस वाई बराबर 28। इसके नीचे वाला हिस्सा, अभी मैंने नीचे वाला हिस्सा ले लिया, x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू, इसको 0 कर दो, y को 0 कर दो, तो x की वैल्यू 24 मतलब ये बाहर जाएगा, यहां कहीं आएगा, इसको हम इससे बनाते हैं, ये हो गया 24,0। अच्छा, और अगर y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू
0 हो गई तो x, सॉरी ये तो हमने कर लिया ना, ये वाला यहाँ पे गड़बड़ कर दिया कुछ, 1 मिनट। यहाँ पे हम अगर इसको ऐसा देखें कि 28 की वैल्यू है, ये तो हमने देख लिया 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 28। हाँ ये तो हो गया, y 0 रखा तो 24 आया, ये बिल्कुल सही है 24,0। और अगर x 0 कर दिया तो y की वैल्यू 24/3 मतलब 8 आए, है ना, 0,8 आएगा। ये लाइन ऐसे बन गई, बिल्कुल बन गई। अब क्या करें, अब कुछ मत करो, अब इसका जो फिजिबल रीजन है, फिजिबल रीजन वो बना लो, वो बना लेते हैं। वो ये रहा सर, वो रीजन ये रहा, सही है, यस सर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ये रहा वो रीजन, मैंने कलाकारी कर दी, ठीक है, ठीक है सर, ये रहा वो रीजन, फिजिबल रीजन, यस सर। अब क्या करें, अब इसके एंड पॉइंट्स लिख दो, अंतिम बिंदु लिख दो, एक ये आया, एक ये बिंदु आया, और एक ये बिंदु आया। कौन कौन से बिंदु आ रहे हैं देख लो, अपने को जो पॉइंट मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 0,8, 14,0 और एक और पॉइंट मिलेगा। ये कौन सा पॉइंट होगा, जो इन दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। सॉल्व कर लें क्या, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने पड़ेंगे सर, निकाल लीजिए प्लीज, निकाल लीजिए। 2x प्लस वाई बराबर 28 और x प्लस 3y बराबर 24। इसको 2 से गुणा करके घटा दो, 3 2 जा 6 माइनस 1 तो 5y बराबर 48 है ना, 48 हो गया माइनस 28 यानी कि 20, यानी कि y बराबर 4, y बराबर 4 तो x बराबर 4 3 12, x का वैल्यू 12 आ गया, 12 दूना 24 4 28, यानी कि 12 x का वैल्यू 12, y का वैल्यू 4, 12,4। अब अपने को इन 1 2 3 पॉइंट, ये चौथा पॉइंट 0 0, इन्हीं सब पे z को मैक्सिमाइज करना है, अधिकतमीकरण करना है। क्या करना है सर, अधिकतमीकरण करना है। ये रहे बिंदु, ये रहा z, काम हो गया, ठीक है ना, यस सर काम हो गया सर, पक्की बात है, हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा। 0 0 और 0 0 के बाद 14,0, यस सर, और 0,8 और उसके बाद 12,4। अब जरा जोड़िए इसको, कितना आता है, 0 0 पे z की वैल्यू है x प्लस वाई, तो ये तो 0 आ गया, एक भी रैकेट नहीं बनाया, तो फिर काहे की कंपनी, भगाओ, ठीक है सर। अच्छा अगर 14,0 लिखेंगे तब क्या होगा, 14,0 में 14 आ जाएगा, 0,8 में 8 आ जाएगा और 12,4 में 16 आ जाएगा, मतलब ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है, यानी कि 12 जो है 12 बैट बनाइए और 4 रैकेट बनाइए। क्या बनाइए, 4 रैकेट बनाइए, तो आप मुनाफा, मतलब आपकी कंपनी जो है वो मैक्सिमम आउटपुट देगी। आप ये काम कीजिए तो आपकी कंपनी क्या करेगी सर, मैक्सिमम आउटपुट देगी। क्या देगी, मैक्सिमम आउटपुट देगी, ठीक है। तो 12,4, ठीक है, तो वो वाली कंपनी जो है आपकी वो मैक्सिमम आउटपुट देगी 12 बैट और 12 रैकेट, ठीक है, यस सर, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम है कोई, नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात समझ में आई आपको, बैट और रैकेट वाली बात समझ में आ गई पूरी पूरी, जी सर पूरी पूरी समझ में आ गई, ठीक है। 4 रैकेट बनाने होंगे और 12 बैट बनाने होंगे, ठीक, कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है सर, ये तो आसान है, मतलब एलपीपी वैसे भी आसान है यार, इजी टॉपिक है, आपने एक बार कर लिया, चीजें सॉल्व कर ली, तो देख लो हमने कैसे शुरू किया था, ऐसे शुरू किया था, जो कहानी दी हुई थी कहानी को बनाए, यांत्रिक शिल्पकार सब कुछ लिख दिया, लिखने के बाद जो जो कंस्ट्रेंट थे वो बना लिए, काम हो गया, ठीक है, यस सर। आगे बढ़ते हैं, एक सवाल 1 नंबर का अगर आए तो आखिरी क्वेश्चन है ये अपना, इसके साथ अपना ये चैप्टर हो जाएगा। सर बड़ी जल्दी हो गया, बड़ी जल्दी कहाँ हो गया यार, मतलब ये चैप्टर ही छोटा सा है, अब बस एक बार चीजें जाननी होती। निम्नलिखित असमीकरण निकाय, इसको 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 इससे निर्धारित सुसंगत क्षेत्र के कोणीय बिंदु ये है, z माना कि z ये है, ऐसा ऐसा है,
अच्छा आप ये मत कीजिएगा कि जो आपने इस फिगर को, एक्चुअली ये फिगर ना दिया हुआ था, ये कुछ ऐसा फिगर होगा, 0 0 ये रहा, 5,0 ये रहा, 5,0 ये रहा, 3,4 ये रहा, और 0,5 0,5 यहाँ 3,5 नहीं, ये 0,5 है, ये 0,5, और 3,4 की बात करें तो यहां कहीं आएगा 3,4, यहां कहीं आएगा, यहां कहीं नहीं, कि नीचे की तरफ आएगा, यहां पर कहीं 3,4, ये क्षेत्र ऐसा करके दिया हुआ, ये आपको गिवन है, आपको इसको सॉल्व नहीं करना, ये आपको दिया हुआ गिवन। बोल रहा है कि इसको सबको हल करा और इससे जो सुसंगत क्षेत्र आया, जो निर्धारित क्षेत्र आया वो ये आया, उसके जो कोणीय बिंदु है, कॉर्नर पॉइंट है, एंड पॉइंट है, ये वाले पॉइंट्स कॉर्नर पॉइंट्स, वो ऐसे। अब आपसे क्या बोला गया कि z का अधिकतम 3,4 और 0,5 पर घटित हो, इसकी वैल्यू बतानी, काम हो गया यार। अब देखो इसके लिए p और q क्या होगा, तो z की वैल्यू क्या है बेटा, ये है px प्लस qy। हमने बता दिया कि भाई 0 0 है, 5 0 है, 3 4 है और 0 5 है, तो बताइए क्या होगा, 0 0 मतलब 0, 5 0 मतलब 5p, 3 4 मतलब 3p प्लस 4q, और यहाँ पे 5q। आपको बोला है कि z 3,5 और 3,4 और 0,5 इन दोनों पर ये भी मैक्सिमम हो और ये भी मैक्सिमम। तो ये नहीं कि गधों की तरह आप उसको हल करते रहोगे, हल वल नहीं करना, आपको जो रीजन दिया हुआ है वो ऐसा रीजन बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बना तो हल नहीं करना है आपको उसको डायरेक्टली। ये पॉइंट्स पता है, पॉइंट्स रख दिए, रखने के बाद मिल गया, ये 1 नंबर का आपको सवाल मिलेगा, ऐसा 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 हुआ। अच्छा ये मैक्सिमम, ये मैक्सिमम, मैक्सिमम और मैक्सिमम, अब दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, इसका मतलब 3p प्लस 4q बराबर 5q, यानी कि q बराबर 3, 0,5 और 0,5 और 3,4, मतलब कि q बराबर 3p मिलना चाहिए आपको। तो ऑप्शन में है ऐसा कहीं q बराबर 3p। सर ऑप्शन नंबर क ख ग घ है यार, क ख ग घ नहीं, इसमें तो ABCD हम लिख ही सकते। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है सर, डी वाला सही है, ABCD लिख दिया। तो कौन सा वाले पे मैक्सिमम आएगा, P बराबर, सर P बराबर कितना आएगा 3Q, P बराबर 3Q आने वाला है। ठीक है, क्या आपको कोई तकलीफ, सर अब तो कोई तकलीफ नहीं, अब तो बहुत ही आसान हो गया सवाल, पक्की बात है ना, सवाल इजी है, बहुत ही इजी है सर। क्या क्या किया था ये समझ में आया, कुछ नहीं यार, ये वाली वैल्यूज को बनाना नहीं है आपको, आपको दिया हुआ है, देने के बाद ये रीजन ऐसा बोला है, ऐसा बोला है, तो ज्यादा मेहनत मजदूरी नहीं करनी है सब। अब मान लो यहाँ पे P और Q की कुछ वैल्यू दे देता, P की वैल्यू देता, Q की वैल्यू नहीं देता मान लो, और बोलता मैक्सिमम वैल्यू इतनी है और वो इस पे आ रही है, तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी हो, तो वो पॉइंट पुट करके उसके बराबर कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ऐसा करके कुछ छोटा सा सवाल बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर ये चैप्टर हमारा LPP वाला भी खत्म होता है। आप पढ़ाई अपनी अच्छे से करते रहिए, मेहनत करते रहिए बढ़िया से, ठीक है, और खूब पढ़ते रहिए, है ना। सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे और अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने वाले हैं, ये बात आप सभी को पता है, मुझे भी पता है, ठीक है। तो इसी के साथ धन्यवाद आप सभी का, मेहनत करते रहे, केवल वही एकमात्र साधन है आपके लिए अच्छा करने का आपके जीवन में, ठीक है। चलिए फिर मुलाकात होगी, धन्यवाद आप सभी का।